हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी द्वैत परीक्षा की प्रथम प्रश्न पत्र जीके के पेपरों का एनालिसिस कर रहे थे। उसमें कर रहे थे हम माइनर टेस्ट 6 का एनालिसिस। माइनर टेस्ट 6 के हमने 150 क्वेश्चन कल कंप्लीट कर चुके थे, जो आपके भूगोल से समझते हैं, आपके भूगोल से समझते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे आपके 51 से 100 वाले क्वेश्चन। 51 से 100 तक आज इसको कंप्लीट करेंगे। और आपके क्वेश्चन आज करेंगे, पहला टॉपिक तो आपकी जनगणना का रहेगा, जो कल आपके बाकी रह गए थे, जो ज्योग्राफी के, वो जनगणना के टॉपिक रहेंगे। फिर इसके बाद में आपकी इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजनीति विज्ञान के रहेंगे, जिसमें आपका नीति निर्देशक तत्वों के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा आपके मौलिक कर्तव्य के क्वेश्चन होंगे, राष्ट्रपति क्वेश्चन होंगे और प्रधानमंत्री के 1-2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो आज कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि अभी तक अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको विश्लेषण अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो वो बताइए, या कोई डाउट हो वो भी बताइए। इसके अलावा कोई कमी हो जिसमें हम आगे सुधार कर सकें वो भी आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, और आपकी पिछले टेस्ट में विश्लेषण कैसा लगा वो भी जरूर बताएं कि उसमें सुधार करें क्या नहीं करें। और मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैंने पहले भी बताया कि मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या क्यों बताता हूँ, क्योंकि आपको हर चीज़ का नॉलेज हो, उस टॉपिक को पूरा तरीके से आपका क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं अब तक, जो आपके सेकंड ग्रेड में पूछे गए, चाहे आरपीएससी द्वारा पूछे गए सेकंड ग्रेड में, इसके अलावा जो आपके अधीनस्थ बोर्ड यानी आरएसएस द्वारा भी पूछे हुए क्वेश्चन है, उनको भी मैं साथ में बता रहा हूँ। ठीक है, जितने जो आपके जीके से संबंधित क्वेश्चन है, वो आपने जितने भी एग्जाम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका नॉलेज सबसे ज़्यादा हो और आप एक अलग मार्ग पर चले, सबसे हटकर चले। ठीक है, आप देख लो कंपटीशन सेकंड ग्रेड में इस बार बहुत ज़्यादा है। क्यों है कंपटीशन, आप एक कोचिंग से पता लगा सकते हो। जैसे कलाम से बात करते हो 11,000 तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देते हैं, जीके की 11,000 बंदे ऑफलाइन देते हैं टेस्ट सीरीज। ठीक है, ऑनलाइन का पता नहीं कितने देते हैं, फिर टेलीग्राम पर पता नहीं कितने देते हैं। ठीक है, और अपने देखे तो अपने 300 तो अपने दे रहे हैं। आर्ट्स ग्रुप में जो अपने 300 प्लस तो जीके के अपने दे रहे हैं, पेड ग्रुप अपना उसमें दे रहे हैं। ठीक है, जीके टेस्ट कंटिन्यू दे रहे हैं वो भी। तो देखो आप कितना कंपटीशन हो सकता है। और पोस्ट कितनी है आप सभी को पता है। एग्जाम सभी टाइम पर होंगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, पूरे शेड्यूल से एग्जाम होगा इस बार आरपीसी का। ये याद रखना, दिमाग में उठा लेना और आपके अभी से तैयारी कर लेना। परफेक्ट तैयारी होनी चाहिए और अलग सोचना, प्रत्येक जितने ज़्यादा एमसीक्यू करो टॉपिक के साथ साथ उतना आपके लिए बेनिफिट है। अभी 4 जुलाई के बाद में हम और भी अच्छे करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होने के बाद में आपकी सेकंड ग्रेड का हम टारगेट लेंगे। और सेकंड ग्रेड का मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। यदि साथ जुड़ोगे आप ऑटोमेटिक अनुभव करोगे कि हमें कितनी अच्छी प्रैक्टिस करवाई गई है। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड को करवाई है, फर्स्ट ग्रेड को इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाई है और इसका परिणाम देखना आप 23 जून को देख लेना, चाहे 26 जून को देख लेना, चाहे आपका एक पेपर और है, एक तो 23 को है जीके का, एक 26 को है, एक फिर और है कितनी को है, 31 को है या 1 को है, वो जीके। तीनों पेपर देख लेना और अपने वीडियो एनालिसिस देख लेना। और मैं प्रूफ भी डालूंगा पेपर एनालिसिस पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर, देख लेना। क्योंकि लास्ट टाइम मैं संस्कृत विभाग का डाला था, तभी बहुत अच्छा हुआ था। और आज फर्स्ट ग्रेड का हो जाएंगे तो फर्स्ट ग्रेड का भी हम डालेंगे और आपको अनुभव होगा और हम बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आए आपके एनालिसिस से। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो इंपॉर्टेंट बोर्ड जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो बार बार पूछे जा चुके हैं, वो सभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा कहाँ से बनाएगा। ठीक है, चारों ऑप्शनों का विश्लेषण कर रहा हूँ और चारों ऑप्शनों के साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसके अलावा उस टॉपिक से बनने वाले जितने क्वेश्चन है वो सब मैं ले रहा हूँ, तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए अपनी क्लास महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस पर जो देख रहे हैं उनको इस चीज़ का पता भी होगा कि कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी अच्छी आपके लिए साबित होगी। तो शुरुआत करते हैं। देखिए आपका 51 क्वेश्चन क्या आया था। 51 क्वेश्चन था आपका, राजस्थान में 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में डैश दर्ज की गई है। 1.95% की वृद्धि, 5.66% की कमी, 0.89% की वृद्धि या 7.10% की कमी। तो कौन से दर्ज की गई है आपकी 51 के अंदर, तो 7.10% की कमी। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसके लिए आपको 2011 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर याद होनी चाहिए और 2001 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर याद होनी चाहिए। देखो 2011 में कितनी थी आपकी, 2011 की बात करूँ तो 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी आपकी राजस्थान की, 21.3%। कितनी थी आपकी, 21.3%। ठीक है, वही बात करूँ मैं 2001 के अंदर, 2001 के अंदर राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी आपकी, 28.41%। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप निकाल सकते हो, इसमें माइनस करेंगे हम, यहाँ से माइनस करो इसको तो कितने बचेंगे आपके 7.10%। वो क्या हो गया आपकी, देखो
2001 में ज़्यादा थी 28 थी और 2011 में 21 है, तो क्या हो रही है आपकी कमी हो रही है। तो ये तो आपको क्वेश्चन इसका डाउट कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम क्या समझेंगे इसमें, आपको देखो आपका जो दशकीय वृद्धि दर है, लिख देता हूँ मैं दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर कितनी आपकी राजस्थान की, अभी मैंने अभी बताया आपका 21.3% है। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। इसके अलावा देखो आपका दशकीय वृद्धि दर में राजस्थान का स्थान कौन सा है भारत में। स्थान की बात करें तो स्थान आपका 8वां। आप देखो न्यूनतम और अधिकतम और पूछा जाता है बार बार। न्यूनतम और अधिकतम की बात करें तो इधर आप अपना राजपूताना बना लेते हैं छोटा सा, ये अपना राजस्थान है। ठीक है, ये क्यों बनाया ताकि आपको मैप से अच्छा समझ में आए। तो देखो दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा आपकी बाड़मेर की, किसकी आपकी बाड़मेर की, और 30 से ऊपर 2 जिलों की आपकी बाड़मेर की। कितनी है बाड़मेर की आपकी 32.5%, 32.5%। और बाड़मेर की बात में आपकी जैसलमेर की, जैसलमेर की कितनी है आपकी, जैसलमेर की आपकी 31.8%। देखो कितने क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर एक तो पूछा गया कि आपकी 30% से ज़्यादा किसकी है, 30% से ज़्यादा प्लस पूछा गया है, तो आपकी जैसलमेर बाड़मेर ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इसके अलावा तीसरे भी याद कर लेते हैं। 30 की बात करते हैं हम जोधपुर, ये क्रम पूछा जा चुका है, क्रम पूछा जा चुका है कौन सा आपका, जोधपुर की है आपकी 27.7%। जिलों का क्रम पूछा गया कि निम्नलिखित में से दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का क्रम बताइए। उसमें बाड़मेर था, बाड़मेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद जोधपुर। एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया। इसके बाद में आपके प्रवेश का क्वेश्चन पूछा गया कि 30% से ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर कितने जिलों की आपकी, तो जैसलमेर बाड़मेर 2 जिलों की। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वहीं बात करें हम न्यूनतम की, न्यूनतम की बात करें तो जो न्यूनतम ये अपना राजस्थान है, वापस अपना राजस्थान बना लेते हैं हम। ठीक है, ये अपना राजस्थान है। और इस बार थोड़ा सा इधर जाएंगे तो सबसे कम तो आपकी गंगानगर की, किसकी आपकी गंगानगर, श्री गंगानगर की कितनी आपकी 10%। तो ऊपर से आ रहे इस बार देखो, इसमें तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर में तो नीचे से गए थे, जैसे बाड़मेर ऊपर से आ रहे, ऊपर से इधर आया, कौन सा जिला जगह फिर झुंझुनू, झुंझुनू। झुंझुनू, और झुंझुनू कितनी है आपकी, झुंझुनू की आपकी 11.7%, 11.7%। ठीक है, फिर आपका पाली। 3 जिलों का क्रम याद करना। ये तो क्या है, इधर वाला तो न्यूनतम, ये तो है आपका न्यूनतम। ठीक है, और ये क्या है आपका इधर वाला अधिकतम, ये आपका अधिकतम है। ठीक है, ये आपको पूरा दशकीय वृद्धि दर की हमने पूरा इसको समझ लिया। कितने प्रतिशत की कमी हुई है आपकी, 7.10% की कमी हुई है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बाकी देखो न्यूनतम पूछा गया, न्यूनतम आपका सर्वाधिक न्यूनतम किसमें आपकी दशकीय वृद्धि दर, गंगानगर जिले में कितनी आपकी 10.10%। ठीक है, और सर्वाधिक इसमें आपकी बाड़मेर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया 32.5%। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। और वैसे देखिए आपकी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दशकीय वृद्धि दर के समीप जिला कौन सा है। जो आपकी दशकीय वृद्धि दर आपकी समीप जिला कितनी है आपकी 21.3%। समीप जिला आपका भरतपुर, भरतपुर की आपकी 21.4% है। दशकीय वृद्धि दर कितनी है आपकी भरतपुर की 21.4। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। 51 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। निम्नलिखित पंचायत का मुखिया जनजाति में से असुमलित युगम का चिन्ह कीजिए। देखो सैलोत है, सैलोत, सैलोत किसका होता है मुखिया आपका, ग्रासिया का होता है। किसका होता है आपका, ग्रासिया का। सैलोत होता है वो किसका होता है आपका, ग्रासिया का होता है। पेशा सहरिया का क्या होता है, सहरिया का कौन होता है आपका, सहरिया का होता है आपका कौन सा, आपका कोतवाल, कोतवाल होता है। ठीक है, सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर रहती है आपकी, शाहबाद है ना आपका, 12 जिले में। ठीक है, याद रखना। और देखो आपके यहाँ पर मीणा दे रखी है, मीणा कहाँ पर रहती है, कौन से जिले में रहती है आपकी सर्वाधिक, जयपुर में। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भाई सभी। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 असुमलित है। सैलोत है वो आपका ग्रासिया जनजाति का मुखिया होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका असुमलित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं
53। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है? 800 से कम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका नगरीय लिंगानुपात कितना है। तो नगरीय लिंगानुपात की बात करें, नगरीय लिंगानुपात, तो नगरीय लिंगानुपात कितना आपका राजस्थान का? 914। कितना आपका? 914 है। जिसमें हमने देखा था आपका कि न्यूनतम, कल ये बताया था आपका, तो न्यूनतम नगरीय लिंगानुपात कितना आपका? वह है 807। 807। और वो किसका? आपका जैसलमेर का। किसका? आपका जैसलमेर का। कितना आपका? 807। और हमें क्या पूछा? देखो 800 से कम, तो 800 से कम तो कोई नहीं है, ठीक है। न्यूनतम ही कितना आपका? 807 है, तो 800 से कम कोई कैसे हो सकता है? जैसे जैसलमेर का है, जैसलमेर कितना आपका? 807, ठीक है, न्यूनतम यही है। तो जैसलमेर से तो ज़्यादा ही आप गंगानगर बाड़मेर, तो 800 जगह इसमें ऑप्शन नंबर 4। यदि आपका न्यूनतम और सर्वाधिक आपको याद होना चाहिए तब इसको कर सकते हैं, ठीक है। वही आपकी बात करें, देखो इसमें आपकी 2001 में कितना था आपका नगरीय लिंगानुपात? 2001 में था आपका 890। 890। और कितने अंकों की वृद्धि हुई है इसके अंदर? वृद्धि कितने अंकों की हुई है आपकी? वो ये आपके 24 अंक। कितने अंकों की हुई है आपकी? 24 अंक। 24 अंक की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये याद रखना, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 53 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 की, देखते हैं हम। निम्नलिखित में जनजाति निवास क्षेत्र में असम्मिलित युगम की पहचान कीजिए। असम्मिलित युगम कौन सा है ये हमें बताना है। देखो मीणा है, मीणा सर्वाधिक जयपुर में रहते हैं, जयपुर के बाद दौसा में रहते हैं, दौसा के बाद सवाई माधोपुर में रहते हैं, ठीक है। ये तो आपका बिल्कुल राइट है, ये भी याद कर लेना, सर्वाधिक जयपुर में। कथोड़ी देखो हनुमानगढ़ सीकर दे रखा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कथोड़ी सर्वाधिक कहाँ पर रहते हैं? कौन से जिलों में रहते हैं कथोड़ी? आपके उदयपुर और डूंगरपुर के अंदर। उदयपुर, फिर आपकी कौन से में रहते हैं? आपके डूंगरपुर। उदयपुर और डूंगरपुर में सर्वाधिक रहते हैं कौन से? आपकी कथोड़ी। तो आंसर कौन सा जगह है? सुनिए, तो ऑप्शन नंबर 2। गरासिया देखो आपका गरासिया सर्वाधिक रहते हैं आपके आबू रोड, पिंडवाड़ा, सिरोही और उदयपुर के अंदर। ये भी याद रखना कि गरासिया सर्वाधिक रहती है आपके सिरोही के अंदर, ठीक है। डामोर आपका सिमलवाड़ा, डूंगरपुर में रहते हैं और बांसवाड़ा में। सर्वाधिक डामोर कहाँ पर रहते हैं? डूंगरपुर में, तो ये भी आपका सही है। इसके अलावा एक जनजाति और है, आपकी कौन सी? सहरिया। और सहरिया मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था आपको कौन से जिले में रहती है सर्वाधिक? 12 के अंदर, ठीक है। तो आंसर जगह का सुन ले, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर देखो 55 की। 55 क्या आया था आपका? देखो 55 क्वेश्चन था आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिला समूह में महिला साक्षरता 40% से कम है? महिला साक्षरता की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो देखो आपका राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है आपकी? राजस्थान की महिला साक्षरता की बात करें तो वह है आपकी, राजस्थान की महिला साक्षरता, तो देखिए राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है आपकी? राजस्थान की महिला साक्षरता आपकी 52.1%। 52.1%। वही बात करें, देखो सबसे पहले तो आप देख लो सर्वाधिक इसकी आपकी, सर्वाधिक और न्यूनतम में आपको पता होनी चाहिए। सर्वाधिक किन जिलों की है और न्यूनतम किन जिलों की है? न्यूनतम किन जिलों की है? तो सर्वाधिक बात करें तो सबसे ज़्यादा आपकी है, महिला साक्षरता की बात कर रहा हूँ मैं, सर्वाधिक आपकी कोटा की। तो साक्षरता वाला क्रम ही याद कर लो, उसमें कोटा की है, कोटा की याद रखना। कोटा की आपकी 65.9% है और सर्वाधिक है। और न्यूनतम बात करें तो न्यूनतम आपकी सबसे ज़्यादा न्यूनतम आपकी जालौर की। कौन सी जिले की? आपकी जालौर की, ठीक है। कितनी आपकी? 38.5% साक्षरता में, ठीक है। फिर आपके क्रम बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि क्रम बार बार पूछे जाते हैं। क्रम के बाद में आपकी कोटा के बाद में आपकी जयपुर की है, ठीक है। जयपुर के बाद में आपकी झुंझुनू की है, ठीक है। 3 नंबर पर आपका झुंझुनू आता है और 4 नंबर पर आपका सीकर नहीं आता है इसमें। वैसे आपकी साक्षरता में देखें क्रम ही, तो सर्वाधिक कोटा का आता है, कोटा के बाद जयपुर का आता है, जयपुर के झुंझुनू का आता है। कल मैंने क्रम बताया था, फिर झुंझुनू से हम सीकर आते हैं। लेकिन महिला में सीकर के स्थान पर कौन आता है? आपका गंगानगर, ठीक है। ये तो हो गया आपका सर्वाधिक। न्यूनतम देखो जालौर की 38.5 है। सिरोही की कितनी है आपकी? जालौर के बाद में सिरोही आती है, सिरोही की न्यूनतम है आपकी 39.7%। और सिरोही आपकी और जैसलमेर की दोनों की सेम ही है आपकी, जैसलमेर इसकी भी आपकी 39.7% ही है। अब हमें क्या पूछा था? देखो हमें पूछा आपका 40% से कम, 40% से कम। तो देखो कौन सी आ गई आपकी? जैसलमेर, जालौर और सिरोही। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा था? देखो जो आपका जालौर, सिरोही, जैसलमेर न्यूनतम के अंदर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था
और पूरा क्रम पूछ रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। 56 क्या आता है आपको, देखो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि साफ दिखे आपको। क्वेश्चन नंबर 56 आपके, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में हमें, देखो सबसे पहले तो हमें पूछा नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, सिद्धांत दिए हुए हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो बताते हैं भाई। तो देखो आपका कौन सा नहीं है, आपका सही कौन सा है, आपका कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन में देखो मुझे क्या है आपका, नहीं अगले में इसमें, हाँ ठीक, 57 में थोड़ा डाउट है, 56 में तो ठीक है। संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशित सिद्धांतों को भारत सरकार के अधिनियम 1935 से ग्रहण किया नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो नीति निर्देशित तत्व है कौन से भाग में आपकी, भाग 4 के अंदर है। कौन से भाग में आपकी, भाग 4 के अंदर है, ठीक है। और कौन से अनुच्छेद के, अनुच्छेद कौन से आपकी, अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51 के अंदर आपकी नीति निर्देश तत्व है। और कहाँ से लेगी आपकी, आयरलैंड से लेगी, आयरलैंड से लेके, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 1935 के अधिनियम से ग्रहण नहीं किया, कहाँ से लेगी आपकी, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, ठीक है। नीति निर्माण सिद्धांतों का उद्देश्य प्रस्तावना में दिए गए न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता के महान लक्ष्यों को प्राप्त करता है। तो बिल्कुल सही बात है, महान लक्ष्यों को प्राप्त करता है। नीति निर्माण के समय, कानून बनाते समय सरकार को नीति निर्देश सिद्धांतों को ध्यान रखना पड़ता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है कि ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। चौथा दे रखा हमें, नीति निर्देश सिद्धांतों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं, न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है क्योंकि न्याय, ये आपका कौन सा आपका अनुच्छेद 37 की बात कर रहा है आपका। अनुच्छेद 37 में साफ साफ प्रावधान है कि न्यायिक योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, लेकिन न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 37 की बात करें, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा क्योंकि न्यायालय इसे रोक नहीं सकता, इनके राज्य की इच्छा होती है, राज्य ये आपके हमारे विरुद्ध होते हैं, ठीक है। नीति निर्देश तत्व है और जनता के विरुद्ध होते हैं, इनमें न्यायालय कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता, वाद योग्य नहीं है। ये पुष्टि करता है आपका नीति निर्देश तत्व कौन सा सिद्धांत, अनुच्छेद 37। तो ये गलत हो जाएगा। हमें पूछा है कि विचार करना, कूट पूछा था कौन सा सही होगा। तो सही की बात करें तो हमें देखो बी और सी सही है आपका। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में बी और सी है आपका। बी और सी आपका ऑप्शन नंबर 3, कौन सी में आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 का, ठीक है। अब देख लीजिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। और 57 में मैंने बताया, मुझे थोड़ा डाउट है। क्यों डाउट है, देखो आपका इस क्वेश्चन पर ही मुझे डाउट है, मैं तो इसको गलत क्वेश्चन मानता हूँ। बाकी फाइनल आंसर क्या आएगी और आप देख लेना। मैंने गलत क्यों माना इसको, देखो बिल्कुल साफ साफ गलत है, इसलिए गलत माना मैंने। देखो निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत मूल संविधान का भाग नहीं था तथा बाद में संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया। देखो पर्यावरण, पहला ऑप्शन देखो आपका, पर्यावरण संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीव संरक्षण, ये आपके मूल संविधान में शामिल नहीं था। ये कब शामिल किया गया था आपका, ये शामिल किया गया था आपका अनुच्छेद बता देता हूँ, आपका अनुच्छेद 48 के अंदर, ये आपका अनुच्छेद 48(1) के अंदर शामिल किया गया था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में शामिल किया गया था। तो ये भी मूल संविधान नहीं था। तो इसमें पूछा कि मूल संविधान का भाग नहीं था, तो देखो पहला आपका मूल संविधान का भाग नहीं था। देखो आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास, तो आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास भी आपके मूल संविधान में नहीं था, ठीक है। ये आपका जोड़ा गया था आपका 38 अनुच्छेद, आपका बता दूँ मैं 38(2) के अंदर, 38(2) के अंदर। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था अपना 44वां संविधान संशोधन 1978 में, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। तीसरा देखो क्या दे रखा है हमें, उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी। तो देखो उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी है, ये जोड़ा गया था अपने अनुच्छेद 43(1) के अंदर, अनुच्छेद 43(1) के अंदर। और कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में, ठीक है। तो ये भी आपका मूल संविधान में नहीं था।
वह कार्मिकों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग का विकास, ये आपके अनुच्छेद 43 की बात कर रहा है और ये आपका मूल संविधान में था। तो देखो इसमें आपका आंसर यह होना चाहिए, आपका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही ऐसे होना चाहिए आपका कि आपका देखो इसमें क्वेश्चन क्या होना चाहिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देश तत्व मूल संविधान में था जिसे बाद में संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया, तब आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे आपका क्वेश्चन ये डिलीट है, मैंने बता दिया मूल संविधान के अंदर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं हम। 58 क्या आपका देखो, ये देख लीजिए 58 आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है। तो प्रधानमंत्री कर्तव्य की बात करें तो प्रधानमंत्री कर्तव्य कौन से अनुच्छेद के अंदर आपकी, अनुच्छेद 78 के अंदर। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, याद होना चाहिए आपको। तो देखो वह संघ सरकार के प्रशासनिक व विधायी मामलों से संबंधित मंत्रिपरिषद में विनिश्चय की सूचना राष्ट्रपति को देगा, बिल्कुल देगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा क्या आपका, वह संघ सरकार के प्रशासनिक व विधायी मामलों से संबंधित सूचना राष्ट्रपति मांगे तो उसे देगा, बिल्कुल देगा। ये आपके अनुच्छेद 78 में बिल्कुल प्रावधान किया हुआ है। तीसरा दे रखा है आपका, देखो आपका किसी विशेष इस पर संबंधित मंत्री ने विनिश्चय कर लिया लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार न किया हो तो राष्ट्रपति की अपेक्षा किए जाने पर वह उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार करने हेतु रखेगा, बिल्कुल रखेगा। राष्ट्रपति कहेगा कि उसे आपके मंत्रिपरिषद के बिल्कुल रखिए तो प्रधानमंत्री उसको रखेगा। ये भी आपके अनुच्छेद 78 में अच्छे से आपका विश्लेषण किया हुआ है। इसमें देखो चौथा ऑप्शन देखो आपका, वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों की गोपनीयता को सुनिश्चित करेगा, ये आपका इसमें नहीं है आपका, यह आपके प्रधानमंत्री कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 78 का। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हम 59 की बात करते हैं। 59 क्या आपका देखो आपका, नीति निर्देश तत्वों की सम्मिलित सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट्टों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का हमें चयन करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है हमें और सूची परिभाषा दे रखी है हमें। नीति निर्देश तत्वों के बारे में जो परिभाषा दी गई है वो किसकी किसकी है। तो यहाँ पर देखो आपका पहला दे रखा है परिभाषा, क्या दे रखी है, नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक के समान है जिसके भुगतान की तिथि बैंक की इच्छा के ऊपर छोड़ दी गई है। ये आपने कहा था आपके KT शाह ने, किसने कहा था आपका, KT शाह ने कहा था, ये KT शाह ने। देखो ऑप्शन कौन से KT शाह 2 में है, तो पहला तो 2 में आएगा। ठीक है, याद रखना। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने में सहायक है। तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने में सहायक है, ये कहा था आपने भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा साहेब ने, BR अम्बेडकर ने कहा था। ये BR अम्बेडकर का कहा था। BR अम्बेडकर कौन से में, 3 में, तो दूसरा 3 में आएगा। नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में संघर्ष को बढ़ावा देते हैं, ये कहा था आपका KC व्हीर ने, किसने कहा था आपके, KC व्हीर ने। तो KC व्हीर किसमें आपके ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, तो 4 आएगा आपका। नीति निर्देशक तत्व को पूर्णतः लागू कर दिया जाए तो भारत की धरती पर ही स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी, ये कहा था आपके MC छगला ने। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। तो देखो 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में, 2 3 4 1, 2 3 4 1 देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये परिभाषा पूछी जाती है इंपॉर्टेंट, और आपकी देखो प्रीवियस ईयर में बताऊँ मैं, ये आपकी KT शाह की परिभाषा बार बार आपकी आती है, बहुत बार पूछी जा चुकी है आपकी सेकंड ग्रेड के अंदर KT शाह की परिभाषा। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो आराम से इसको देख सकते हैं, ये परिभाषा आपको बार बार पूछी गई है। इसके अलावा ये आपकी KC व्हीर वाली 2 बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। देखिए 60 क्या आपका, थोड़े बड़े हो जाते हैं जब एक साइड का लेते हैं ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो चलो विचार करते हैं। देखो 25वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 ग जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 39B तथा 39C की अनुपालना में राज्य द्वारा किए गए किसी कार्य को इस
आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन करते हैं। तो ये आपका बिल्कुल राइट है, पहला कथन बिल्कुल राइट है। ठीक है, 19 देखो 39B के अंदर क्या है, 39B में आपकी जो राज्य है ना वो सामूहिक हित के लिए समुदाय में भौतिक संसाधनों का समान वितरण। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 39B है, उसमें तो क्या है आपकी जो भौतिक संसाधन हम अपनी भौतिक संसाधन, इन भौतिक संसाधनों का समान वितरण की बात की गई है। और ये आपको 25 और संविधान संशोधन में कहा गया कि ये समान वितरण होगा। इसमें आपके अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार आदि पर के द्वारा न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वही देखो इसमें दे रखा आपका 39C, तो 39C किससे संबंधित है आपका, 39C संबंधित है आपका जो संपत्ति और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रीकरण का राजस्थान राज्य है आपका। राज्य क्या करेगा आपका, जो संपत्ति व उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकेगा। कौन रोकेगा, राज्य रोकेगा। ये आपका अनुच्छेद 39C के अंदर, ठीक है, सी है ये आपका। तो इन दोनों के तहत आपके न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, 14, 19, 31 का उल्लंघन करते हैं। दूसरा देखो, दूसरा कथन क्या दिया हुआ है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31G में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया गया कि भाग 4 में दिए गए किसी भी नीति निर्देशक तत्व की अनुपालना में राज्य द्वारा किए गए किसी कार्य को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 14, 19 और 31 से असंगत है। तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कथन दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। तो देखो ए और बी दोनों सही है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था जिसमें दोनों कथन सही है आपके, क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। देखो इसमें दे रखा आपके सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का में चयन करना है। तो देखो इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसमें, वरना तो आपको दिखाई नहीं देगा। ये देख लिया आपकी, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मिलान करते देखो अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 48 में क्या आपका, अनुच्छेद 48 किससे संबंधित आपका, ये आपको याद होनी चाहिए नीति निर्देश तत्व है। तो अनुच्छेद 48 आपका कृषि और पशुपालन आधुनिक तरीके से संगठन करने का प्रयास तथा गाय व बछड़ों और दुधारू व वाहक पशुओं की नस्ल सुधारने का तथा वध निषेध करने का प्रयास आपका अनुच्छेद 48 तो में आ जाएगा। अनुच्छेद 48A, देखो अनुच्छेद 48A आपका 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था और ये वन संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। बी के अंदर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, जो आपका कब जोड़ा गया था, ये आपका अभी मैंने बताया था 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 49 देखो क्या है आपका, अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है आपका, अनुच्छेद 49 आपका जो राष्ट्रीय महत्व की जो स्मारक है, वस्तुएं, स्थानों का संरक्षण। तो देखो आपका अनुच्छेद 49 के अंदर राज्य करेगा आपका पहला, इसका संरक्षण कौन करेगा, राज्य करेगा। जो राष्ट्रीय महत्व की स्मारक है, वस्तुएं है, स्थानों का संरक्षण है, इसमें कोई भी आंदोलन वगैरह इनको तोड़ नहीं सकता, इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आपके इसमें किसमें आपको राज्य का अधिकार है उन्हें रोकने का, ठीक है, उनका संरक्षण करने का। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा अनुच्छेद 49। 42 में देखो आपको अनुच्छेद 42 में क्या आपका, देखो अनुच्छेद 42 में है कौन सा बच गया आपका, ऑप्शन नंबर 4, काम की न्याय संगत तथा मनोचित दशाओं स्थापित करने तथा प्रस्तुति सहायकता उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है अनुच्छेद 42 के अंदर। तो आपका देखो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर देखो क्या हो गया आपका, आंसर हो गया आपका 2, 3, 1, 4, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। ये चारों आपके नीति निर्देश तत्व है, चारों को आपके पूछे गए, एक एक लाइन सभी अनुच्छेद की उठाई गई थी। देखो कौन से में आपका 2, 3, 4, 1, तो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन देखो कौन से में 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 61 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। देखो 62 अपना कोर्स से संबंधित क्वेश्चन आया है, तो देखो करते हैं हम इसमें। बासठ की आपका देखो निम्न नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, कौन से पर, गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, यह हमें पूछा है।
तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है हमें ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। कौन से नीति निर्देश तत्व में इसका उल्लेख है, इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 40 के अंदर, अनुच्छेद 40 में। और गांधी जी ने कहा कि राम राज्य का मतलब भी ग्राम स्वराज्य है। ठीक है, राम राज्य का मतलब भी कौन सा है आपका, ग्राम स्वराज्य। गांधी जी का एक कथन था और ये आपका एग्जाम पूछा गया है, तो इसका उल्लेख है आपका अनुच्छेद 40 के अंदर। तो ये तो आपके गांधी जी के विचार संबंधित था। देखो ये आपका बी ऑप्शन दे रखा है आपका 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। तो देखो आपके ये बात कर आपके अनुच्छेद नीति निर्देशक की बात करें हम तत्वों में, तो इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 45 के अंदर। ठीक है, और ये कब जोड़ा गया था 14 वर्ष तक, ये जोड़ा गया था आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर, 2002 के अंदर। यानी गांधी जी से संबंधित नहीं था, विचारधारा से संबंधित नहीं था आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तीसरा दे रखा है आपका देखो दवाई के रूप में छोड़कर सभी नस्लीय पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, नस्लीय पदार्थों पर प्रतिबंध। ये कौन से अनुच्छेद में आपके कौन से नीति निर्देश तत्व की बात कर रहा है, अनुच्छेद 47 की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 47 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी गांधी जी की विचारधारा में सम्मिलित थी। कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना, कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के जो विकास के लिए कार्य करना, ये भी अब गांधी जी की विचारधारा से संबंधित है और इसका उल्लेख किया था हमारे कौन से नीति निर्देश तत्वों में, अनुच्छेद 46 के अंदर, अनुच्छेद 46 के अंदर। तो देखो कौन सा सम्मिलित नहीं है, केवल बी सम्मिलित नहीं है आपका। ठीक है, बाकी ए सी डी गांधी जी विचारधारा पर आधारित है, तो आंसर हो जाएगा ए सी डी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। देखो 63 क्या आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, तो करते हुए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित। देखो क्या हो जाएगा आपका, पहला दे रखा आपका काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रस्तुति में सहायता। अभी मैंने पीछे पढ़ा था, कौन सा अनुच्छेद था ये आपका, ये था आपका अनुच्छेद 42। अभी मैंने पीछे आया था ये आपका क्वेश्चन, जो क्वेश्चन जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो अनुच्छेद 42 की बात कर रहा है ये। और अनुच्छेद 42 है वो किससे संबंधित आपका, हुआ है आपका राज्य द्वारा उपबंध करेगा ये आपका, तो 2 में आ जाएगा। ठीक है, देखो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, पोषाहार स्तर का जीवन स्तर को ऊंचा करना, इसे किस अनुच्छेद की बात कर रहा है, अनुच्छेद 47 की बात कर रहे हैं। ये उपबंध किस में लिखा हुआ आपके, अनुच्छेद 47 के अंदर। और ये किससे संबंधित है आपका, ये संबंधित आपका राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है, राज्य का प्राथमिक कर्तव्य। यानी पहला 2 से हो गया, दूसरा 1 से हो गया। तीसरा दे रखा देखो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, यह आपका जोड़ा गया था आपका। देखो अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद कौन से में जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था आपका अनुच्छेद 43 के अंदर, अनुच्छेद 43 के अंदर। और कौन सा था आपका, कब जोड़ा गया था ये, 42वें संविधान संशोधन के अंदर। और ये किससे संबंधित है आपका, राज्य द्वारा उपयुक्त विधान, तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया आपका 2, पहला 2 में है, दूसरा 1 में, तीसरा 3 में, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो देखो 2 1 3 तो कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। 63 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों के बीच विवाद का प्रश्न सर्वप्रथम किस वाद में उठा, तो सर्वप्रथम आपका चंपकई दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मामला कब आया था आपका, ये मामला आया था आपका सन 1951 के अंदर, सन 1951 के अंदर। ठीक है, और इसमें देखो आपका चौथा एक आपका बेल्ला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का मामला, ये कब आया था आपका, ये संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित था और ये आया था आपका 1954 के अंदर। किससे संबंधित था आपका, संपत्ति अधिग्रहण से। अधिग्रहण से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। 65 क्या आपका, देखो राज्य के नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से कौन सा सदस्य राज्य की संवैधानिक बाध्यता है, संवैधानिक बाध्यता ये पूछा हमें। तो देखो कर्मकारों के लिए निर्वाह की मजदूरी, ये तो किसमें आपके अनुच्छेद 43 में, कौन से नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहा है ये, अनुच्छेद 43 में।
राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद 49, अभी पढ़ा था ना पीछे अनुच्छेद 49। देखो गाय एवं बछड़ों के वध पर निषेध अभी हमने पीछे पढ़ा था आपका अनुच्छेद 48। ठीक है, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए। वन एवं वन्य जीवों का रक्षा करना, तो वन वन्य जीवों का रक्षा आपने अभी पढ़ा था हमने, अनुच्छेद 48 क्रम में जोड़ा गया था। और कौन सा संविधान संशोधन था बताने की आवश्यकता नहीं, 42वां संविधान संशोधन 1976, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है 30 को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बाध्यता कौन सी है, तो बाध्यता है इसमें आपके राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण कौन करेगा, राज्य करेगा। यह आपके संविधान में इसकी बाध्यता है राज्य की। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर 2 और अनुच्छेद 49 इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 66 की। संविधान के भाग 6 के बाहर नीति निर्देशक तत्वों की तरह निर्देश देने वाले कौन से अनुच्छेद है, तो आपके नीति निर्देशक तत्वों की तरह निर्देश देने वाले कौन से अनुच्छेद है। आपके ऑप्शन दे रखा है आपके अनुच्छेद 332, 350 एवं 321, अनुच्छेद 335, 350 एवं 351, अनुच्छेद 334, 350 एवं 352, अनुच्छेद 332, 335 या 340। तो 66 में आपका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 335, 350 और 351, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 की बात करें में उल्लेखित है, राज्य नीति निर्देशक तत्व है, देश के शासन में मूलभूत है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 67 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, देश के शासन में मूलभूत है, अनुच्छेद 37 में इसका प्रावधान है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं भाई, राष्ट्रपति केवल कार्यपालिका का प्रमुख होता है, विधायी कार्यों में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। देखो ये आपका गलत है। क्यों है गलत, तो अध्यादेश जो राष्ट्रपति है ना, तो अनुच्छेद 53 तो क्या कहता है आपका, अनुच्छेद 53 संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी आपकी, प्रेसिडेंट में। ठीक है, यानी राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, ये तो आपका अनुच्छेद 53 कहता है। और देखो इसमें दे रखा है विधायी, विधायी में देखो हम जानते हैं अनुच्छेद 79 क्या कहता है हमें कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति है वो संसद का एक अभिन्न अंग है। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियाँ भी है। जैसे अपना अनुच्छेद 85 देखिए हम 17 वचन वाला, संदेश भेजना अनुच्छेद 86, अभिभाषण देना अनुच्छेद 87, ये आपकी कौन सी राष्ट्रपति विधायी शक्ति हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहला, अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की एक विधायी कार्य है, तो ये आपका बिल्कुल राइट है। और ये किसके तहत करता है, आपका अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत ये अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें केवल 2 सत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं हम। 69 क्या है आपका, आपका अभिकथन ए, राष्ट्रपति भारतीय संविधान का रक्षक है, बिल्कुल राइट। राष्ट्रपति है भारतीय संविधान का रक्षक है, बिल्कुल राइट बात है ये आपकी। राष्ट्रपति को संविधान द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि वह संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव करेगा। संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव करेगा, बिल्कुल राइट है। तो इसमें क्या देखो, आपका ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज में कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सम्मिलित नहीं है। देखो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, राज्यसभा सदस्य भी भाग लेते हैं, ठीक है, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, विधानसभा के लेते हैं, ठीक है, लेकिन विधान परिषद सदस्य भाग नहीं लेते। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और बात किसकी कर रहा है, आपके अनुच्छेद 54 की बात कर रहा है। ठीक है, निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 देखिए आपका, निम्न में से कौन सा या से कथन सही है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, नहीं, राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष का होता है। कितना होता है आपका, पद ग्रहण से 5 वर्ष का होता है।
और ये आपके संविधान में मूल रूप से उल्लेख नहीं है। वो लोग आपका क्या है, देखो दूसरा ऑप्शन, राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि नया राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। ये आपका बिल्कुल राइट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सही केवल 2। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। और ये आपका उल्लेख इसमें आपका कार्यकाल का अनुच्छेद 56 के अंदर, किस अनुच्छेद के अंदर, आपका अनुच्छेद 56 के अंदर आपका ये आपकी कार्यावधि का उल्लेख है राष्ट्रपति का कि 5 वर्ष तक होता है पद ग्रहण से। ठीक है। और ये तब तक पद पर बनाए रह सकते हैं जब तक नए राष्ट्रपति न आ जाए। ये बिल्कुल राइट बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। यदि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता है तो किस सदन में यह सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो किसी भी सदन में, कोई भी सदन में आ सकता है, किसी भी सदन में आ सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 72 में, ऑप्शन नंबर 4। राज्यसभा में लाया जा सकता है या लोकसभा में लाया जा सकता है। देखो महाभियोग से संबंधित 2 क्वेश्चनों में काफी कंफ्यूज होता है। देखो महाभियोग शब्द है, महाभियोग, तो महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जा सकता है। केवल महाभियोग का प्रयोग किया जा सकता है, इसमें क्या आपका अनुच्छेद 56 में इसका उल्लेख है। और ये आपकी महाभियोग की प्रक्रिया की बात करें हम, महाभियोग की प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में आपकी, प्रक्रिया है आपकी 61 के अंदर। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में आपके 61 के अंदर। और महाभियोग कैसी प्रक्रिया आपकी, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, महाभियोग ये भी आपका पूछा जा चुका है। और इसमें क्या होता है आपका, महाभियोग लेने से पहले, महाभियोग लेने के पहले आपका 1/4 सदस्य, कितने सदस्य, 1/4 सदस्य राष्ट्रपति को यानी प्रेसिडेंट को 14 दिन पूर्व पहले सूचना करते हैं। आपकी 14 दिन पूर्व सूचना देने के बाद किसी भी सदन में ला सकते हैं। यह है इसमें आपका पूरा काम। तो इसमें कन्फ्यूज कहाँ होते हैं आपकी, ये तो अनुच्छेद आपके कन्फ्यूज होते हैं आपके 56 और 61 में। देखो महाभियोग लाया जा सकता है यदि आप संवैधानिक कदाचार का आरोप लगता है राष्ट्रपति के ऊपर, तो अनुच्छेद 56 के तहत आपके महाभियोग द्वारा उसे हटाया जा सकता है। उसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 56 में। और महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में चलेगी, अनुच्छेद चलेगी आपकी 61 के अंदर। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है, आपकी आयरलैंड से ली गई है। कौन से देश से ली गई है, आपकी आयरलैंड से ली गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर जा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 73 की। देखो 73 की आपका, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, यह हमें बताना है। अध्यादेश संसद द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है अस्वीकार। अध्यादेश किससे अनुच्छेद की तहत लाता है, तो आपका अनुच्छेद पता होना चाहिए आपका, अनुच्छेद 123। ठीक है, राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति देगी है। अध्यादेश केवल विधायी रिक्ता को बनने के लिए है, जो आपकी विधायी रिक्ता को बनने के लिए अध्यादेश बिल्कुल राइट। जब आपकी जो आपकी संसद नहीं चल रही होती है, तब किसी कानून की अचानक जरूरत पड़ जाए, तब आपके राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। अध्यादेश एक स्थायी कानून बन जाती है, नहीं, ये आपका गलत होता है। अध्यादेश स्थायी कानून कभी भी नहीं बनता है। तो आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 असत्य है। अध्यादेश बिना संसद के अनुमोदन से समाप्त हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कितने दिन में समाप्त होते हैं, यदि नए सत्र आ गया आपका, नया संसद सत्र शुरू हो गया आपका, तो नए संसद सत्र शुरू होने के बाद लगभग ये आपके 6 सप्ताह तक चालू रहता है, 6 सप्ताह तक लागू रहता है। 6 सप्ताह के बाद में या तो संशोधन से अनुमोदन ले लो, नहीं 6 सप्ताह बाद में ऑटोमेटिक ये आपका रद्द हो जाता है अध्यादेश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये वाला। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये स्थायी कानून नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सस्पेंसिव वीटो, ये आपकी जो सस्पेंसिव वीटो है, इसका हिंदी रूप क्या होता है आपका, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो देखो आपका ये क्या, आपका यदि संसद विधेयक पर पुनर्विचार करती है, नहीं, जब राष्ट्रपति विधेयक को खारिज करता है, नहीं, जब राष्ट्रपति विधेयक को वापस भेज देता है पुनर्विचार हेतु, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तब कौन सा वीटो जारी करता है, आपका निलंबनकारी वीटो जारी करता है। जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को वापस से आपके विधानमंडल या संसद के बाद वापस भेज देता है कि इस पर विचार करो। यदि विचार करने के बाद, देखो इसमें देखो क्या कंडीशन है, यदि विचार वापस हो गया, ठीक है, विचार करने के बाद बहुमत के साथ,
मोहम्मद द्वारा पुनः भेज दिया जाता है। देखो पुनः भेज दिया जाता है, पुनः भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति देने हेतु बाध्य है। तो राष्ट्रपति स्वीकृति हेतु बाध्य है, देनी ही पड़ेगी उसको स्वीकृति। राष्ट्रपति को स्वीकृति क्या होगी, देनी ही पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट बनता है आपकी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। यदि विचार को विधानमंडल या लोकसभा या राज्यसभा है वो यदि विचार के लिए भेजा जाता है संसद को, संसद पुनः विचार करके बहुमत के साथ वापस भेज जाती है कि तो राष्ट्रपति उसको सहमति देनी पड़ेगी, स्वीकृति देनी पड़ेगी और विधेयक पास करना ही पड़ेगा। इसके लिए बातें हैं, इस पर आप निलंबनकारी वीटो नहीं लगा सकते फिर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका वैसे तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। और एक चीज़ और, आपके जो निलंबनकारी वीटो है ना, निलंबनकारी वीटो, ये तो धन विधेयक पर नहीं ले सकता राष्ट्रपति, वापस नहीं भेज सकता। और एक आपके संविधान संशोधन का कोई विधेयक हो, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, इस पर आपके ये आपके निलंबनकारी वीटो नहीं ले सकता राष्ट्रपति, दोनों के ऊपर। और एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि धन विधेयक पर आप राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो लगा सकता है, तो नहीं लगा सकता। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ के कर्तव्य के रूप में उल्लेखित है। संघ के कर्तव्य के रूप में उल्लेखित कौन सा अनुच्छेद है, यह मैं बताना था। कौन से में आपकी 75 के अंदर। तो यहाँ पर देखो आपका अनुच्छेद 255 नहीं, अनुच्छेद 265 नहीं, अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 क्या है आपका, ये भी बताऊँ चाहिए। जब यदि आपके संघ है ना, संघ का मतलब क्या आपका, संघ सरकार, केंद्रीय सरकार। ठीक है। जब आपका अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है आपको ये तो पता है ना, जब आपके आपातकाल से संबंधित है ये अनुच्छेद। तो इसमें देखो यदि आपके कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए ना, और बाह्य आक्रमण के बाद में जो राज्य के अधिकार है, जो राज्य के अधिकार है, वो राज्य के अधिकार किसके पास चले जाते हैं, आपके संघ सरकार के पास चले जाते हैं। और इस संघ सरकार का कर्तव्य है कि वो राज्य की रक्षा करें, राज्य क्या करें, रक्षा। और राज्य का जो शासन है ना, वो संविधान के अनुसार चले। शासन है वो कैसे चले, आपके संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार। यह उल्लेख आपका अनुच्छेद 355 के अंदर। और इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर 3, यह आपके संघ का कर्तव्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। राष्ट्रपति की शपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 60 में नहीं किया गया है। तो कौन से नहीं किया गया, आपका प्रोक्लेम का नहीं किया गया आपका। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या होता है आपका, प्रेस सर्व का मतलब क्या होता है आपका, इसका होता है आपका, हिंदी में बात करूँ मैं, विधि के परीक्षण, विधि के परीक्षण। ठीक है। देखो राष्ट्रपति शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के अनुसार विधि के परीक्षण की। ठीक है। प्रोटेक्ट यानी संरक्षण की, संरक्षण की। डिफेंड, डिफेंड मतलब आपकी प्रतिरक्षण की। यह राष्ट्रपति शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के तहत आपकी विधि के परीक्षण की, संरक्षण की और प्रतिरक्षण की तथा जनता की सेवा व कल्याण की, तथा जनता की सेवा व कल्याण की शपथ लेता है। यह उल्लेख आपका अनुच्छेद 60 के तहत। ठीक है। और राष्ट्रपति आपके अनुसूचित 3 के तहत शपथ नहीं लेता। अनुसूचित 3 में राष्ट्रपति, राज्यपाल और आपका उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 3 जो आपके 3 अनुसूचित 3 उसके तहत आपकी शपथ नहीं लेते, बाकी सभी अनुसूचित 3 के तहत शपथ लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, भाई राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, आपका मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। ठीक है। स्वतंत्र की बात करते हैं। स्वतंत्र क्या आता है, देखो आपका, यदि संसद, देखो इस क्वेश्चन में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, देखो आप, यदि संसद बैठक में नहीं है तो संयुक्त बैठक बुलाने को सूचना राष्ट्रपति देश के द्वारा देता है। किसको देता है, आपका संदेश के द्वारा, लोक अधिसूचना द्वारा, आदेश के द्वारा या अध्यादेश के द्वारा। तो किसके द्वारा देता है, आपका लोक अधिसूचना के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। इसमें देखो आपका राष्ट्रपति है जो आपका संयुक्त बैठक बुला सकता है। बैठक बुलाना
ये तो कौन बुलाता है? आपका राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन आपका आया था और काफ़ी दोस्तों ने गलत किया था। इसका प्रावधान आपके अनुच्छेद 118 के अंदर, किसमें? आपकी अनुच्छेद 118 के अंदर। जो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, किसके तहत? आपके अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति लिख देता हूँ, प्रेसिडेंट बुलाता है आपका, बैठक बुलाना अनुच्छेद 108 के तहत। और अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, जिसे आपका वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, तो वो करते हैं अध्यक्ष। इसका प्रावधान आपके अनुच्छेद 118 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपका इस क्वेश्चन से। और सूचना जारी करता है लोक अधिसूचना के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 77 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। 78 क्या आपका? किस अनुच्छेद के अनुसार किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की सिफारिश और पूर्व मंजूरी केवल प्रक्रिया का विषय है? अनुच्छेद 255, अनुच्छेद 274, अनुच्छेद 304 या अनुच्छेद 367? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 255 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। ये बड़े आपके अनुच्छेद है, ये आपके बड़े अनुच्छेद है, याद कर लेना। इनकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, वरना तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। यदि लोकसभा में बहुमत न होने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तो वह किस संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन करता है? वह करता है आपके उत्तरदायी शासन का सिद्धांत। इसमें है कि जो बहुमत दल नहीं है, किसी भी दल के पास बहुमत दल नहीं है, तो आपके राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति बढ़ जाती है और वह सबसे बड़े बहुमत दल का नेता को बुलाता है और फिर बोलता है उसको बहुमत साबित करने के लिए। यदि वो ऐसा नहीं करता है, ठीक है, और किसी भी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है, तो वह उत्तरदायी शासन सिद्धांत का क्या करता है? उल्लंघन करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 79 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। संविधान में प्रधानमंत्री को किस रूप में उल्लेखित किया गया है? देखो संविधान में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है यह क्वेश्चन। इसमें देखो संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान में प्रधानमंत्री आपके अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 76 की बात करूँ मैं, अनुच्छेद 76 के अंदर प्रावधान है कि आपकी जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा या प्रधान कौन होगा आपका? वो होगा आपका प्रधानमंत्री। तो क्या हो जाएगा आपका? देखो अनुच्छेद 76 के मंत्रिपरिषद का मुखिया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही उल्लेख आपका संविधान के अंदर कि राष्ट्रपति है आपका, प्रेसिडेंट है, इसके सहायता के लिए, इसके सहायता के लिए एक क्या होगी? आपकी मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा आपका? इस मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा कौन? आपका प्रधानमंत्री यानी पीएम, ठीक है। यह उल्लेख आपका अनुच्छेद 76 के अंदर। और आपके देखो अनुच्छेद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 आता है ऐसे क्वेश्चन, ये आपका अनुच्छेद वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 75 में आपकी नियुक्ति होती है किसकी? राष्ट्रपति की। निर्वाचन नहीं होता है राष्ट्रपति का, सॉरी प्रधानमंत्री का, नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की। और नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति। और कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? आपका 75 के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार आता है। जो पॉलिटिकल साइंस में आप लैंग्वेज पकड़ लोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे। लैंग्वेज पर थोड़ा ध्यान रखना पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन में। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 78 अभिवेद ने बताया था, अनुच्छेद 78 के आपके पीएम के कर्तव्य हैं, यानी प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78 के अंदर। तो संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौन सी संवैधानिक जिम्मेदारी निर्धारित की गई? मंत्रियों की नियुक्ति करना नहीं। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के कार्यों की जानकारी देना, यह संसद की जानकारी देना नहीं। संसद में बजट प्रस्तुत करना नहीं। तो आंसर हो जाएगा कैसे में? ऑप्शन नंबर 2। बजट की बात करें तो बजट का उल्लेख संविधान कौन से अनुच्छेद में? आपकी अनुच्छेद 112 के अंदर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के कार्यों की जानकारी कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा, ठीक है। कर्तव्य है आपका ये प्रधानमंत्री का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। मंत्रियों पर दल बदल के प्रावधान का उल्लेख है। तो दल बदल के प्रावधान का उल्लेख है तो वो किसमें? आपके अनुच्छेद 75 1B के अंदर है, 76 2 के अंदर है, 76 1 के अंदर है, या आपका 75 1 के अंदर है। तो देखो आपका आंसर तो हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 75 1B के अंदर है, ठीक है। देखो अनुच्छेद 76 के अभी बताया मैंने, इसमें क्या आपके जो आपकी राष्ट्रपति है उसकी सलाह सहायता के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? आपका मुखिया कौन होगा? आपका पीएम। मुखिया कौन होगा? आपका प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। अनुच्छेद 76 में एक क्या आपका जो आपकी मंत्रिपरिषद है ना, मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को सलाह देती है, प्रेसिडेंट को सलाह देती है,
उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, अनुच्छेद 74 में ये है। अनुच्छेद 75(1) है, ये जोड़ा गया था आपका 85 संविधान संशोधन। जो आपका दल बदल से संबंधित आपका दल बदल से संबंधित जान लेते हैं। जो आपका 85 संविधान संशोधन हुआ था आपका 52वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। ठीक है, इसमें आपका दल बदल कानून आया था। कौन सा आया था आपका? दल बदल कानून आया था। और इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी आपकी? अनुसूची 10 जोड़ी गई थी। ठीक है, और इसमें प्रावधान था कि 1/3 सदस्य दल बदल कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें संशोधन हुआ आपका। संशोधन किसके काल में होगा? अटल बिहारी काल में। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर। और ये इसमें क्या कर दिया? 2/3 आपकी दल बदल का प्रावधान कर दिया गया और सचेतक का पद निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ? भ्रष्टाचार में कमी आई आपके, क्योंकि पहले पैसों का हर किसी को वोट दे दिया जाता था। ठीक है, जो आपका सत्ता दल था या विपक्ष था, विपक्ष से विधायकों को खरीद लिया जाता था और विधेयक पास करवा दिया जाता था। ठीक है, अब सचेतक का पद बना दिया गया। सचेतक सामने बैठता है, उस पार्टी का कोई सदस्य है वो सामने बैठता है और देखता है कि कौन अपनी पार्टी को वोट दे रहा है, कौन दूसरी पार्टी को वोट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका? इसका उल्लेख किया गया था मेरे 75(1)(b) के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। देखो आपका अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय की किस निर्णय ने इसकी सीमाएं स्पष्ट की थी? केशवानंद भारतीवाद? नहीं, केशवानंद भारतीवाद तो था आपका 1973 का मामला, तो आपकी संविधान की सबसे बड़ी पीठ थी। और इसके बाद में आपकी केशवानंद भारतीवाद के बाद में आपकी भारत में विधि के शासन की मूल रूप से स्थापित हो गया। ठीक है, SR मुंबई बनाम भारत संघवाद, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कब आया था ये? आपका 1994 का था। ठीक है, ये था आपका 356 आपके किससे संबंधित? आपके राष्ट्रपति। इसके अंदर क्या होगा? पहले क्या होता था? राज्यपाल कहता था कि मेरे राज्य के अंदर संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा, तो राष्ट्रपति आपका वो कर देता था, राष्ट्रपति शासन लगा देता था। इसमें क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप जो देगा वो लिखित में देगा, राज्यपाल राष्ट्रपति को जो देगा लिखित में देगा, और सर्वोच्च न्यायालय इसका क्या कर सकता है? आपका पुनर्अवलोकन कर सकता है। पुनर्अवलोकन, ठीक है, कर सकता है किसका? आपका जो लिखित में राज्य की किस आधार पर आपके राष्ट्रपति शासन लगाए उस राज्य में। तो ये वाद था आपका 1994 में। मेनका गांधी वाद आपका अनुच्छेद 21 से संबंधित था, जीने के अधिकार से, जीने के अधिकार से संबंधित था। कब था? आपका 1978 के अंदर आया था। मिनर्वा विल्स वाद 1980 का था। ये वाद भी आपकी पूछे जाते हैं सेकंड ग्रेड में, याद रखना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। जब अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होता है तो किस अधिकार को स्वतः निलंबित माना जाता है? तो पहले का क्वेश्चन है ये आपका। पहले क्या होता था? अनुच्छेद 352 यानी आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता था। तो आपातकाल की घोषणा के साथ ही आपका अनुच्छेद 19 है ना, अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाता था। ठीक है, समाप्त। तो आंसर तो क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती थी। लेकिन देखो इसमें भी फिर आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 के अंदर। इसमें तो बोला गया कि जो आपका ये तो 20 और 21 तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, और यदि आपका 19 करता है तो राष्ट्रपति लिखित में देगा, राष्ट्रपति अलग से घोषणा करेगा आपका। फिर से अनुच्छेद 19 को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति घोषणा करेगा लिखित में, वो भी किसमें? लिखित के अंदर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। तो किस मौलिक कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की बात की गई है? तो मौलिक कर्तव्य आपको याद होनी चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें हम, तो मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में? आपकी संविधान के हमारे भाग 4 के अंदर है। भाग 4 के अंदर है। कौन से अनुच्छेद के अंदर? आपकी अनुच्छेद आपकी 51 के अंदर है। और कहाँ से ले गए? आपके सोवियत रूस से ले गए, आपके सोवियत संघ से ले गए थे। कौन सी समिति थी? आपकी सरदार सरवण सिंह समिति, सरवण सिंह समिति। और कब जोड़े गए थे ये जोड़े गए थे आपके भारतीय संविधान के अंदर। ये जोड़े गए थे कब? आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर। कितने जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के अंदर? आपके 10 जोड़े गए थे। फिर सर आप वर्तमान में तो 11 है, तो 11वां कब जोड़ा गया? आपका शिक्षा संबंधित 11वां शिक्षा संबंधित था, और वो जोड़ा गया था आपका 86 संविधान संशोधन 2002। तो अब टोटल कितने आपके वर्तमान में? टोटल
वर्तमान टोटल आपके 11 और 11 के 11 आपको याद होना चाहिए क्योंकि इनका क्रम पूछा जाता है। लास्ट टाइम आपका क्रम भी पूछा जा चुका है, हर चीज़ आपको पूछी जा सकती है, क्रम भी पूछा जा चुका है और कौन से में कौन सा है वो भी याद है। तो एक ट्रिक से इनको याद कर सकते हो 11 के 11 को। 11 में तो शिक्षा होगी, 11 तो याद हो जाएगा आप सभी को। तो आंसर देखो यहाँ पर, देखो 51 है, 51 एक अंदर क्या आपका, तो 51 है तो पहला ही है। पहला क्या, जैसे आपके राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय महत्व, अब जो जैसे आपके राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, पहला के अंदर। तो 51 के अंदर ये आपका आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन सा करता है आपका, एच। एच ऐसे याद कर लो, एच फॉर ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन यानी वैज्ञानिक, मानव। मानव क्या करते हैं, वैज्ञानिक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन एच। यहाँ पर देखो मैंने ऐसे याद कर रखा है, ई फॉर मैंने ऐसे याद कर रखा है, ई फॉर इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब समानता या समरसता। तो यहाँ पर क्या जगह देखो आपका समरसता और समानता के अंदर है, ठीक है। देखो जे दे रखा है, जे मतलब 10, 10 में कौन सा आपका उत्कर्ष, 10 में उत्कर्ष है। आई की बात करूँ, आई में नो, यानी सार्वजनिक वस्तुओं को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, सार्वजनिक वस्तुओं की आपने रक्षा करनी है, ठीक है। जैसे कोई मूर्ति हो गई, गांधी जी की मूर्ति हो गई, उसकी रक्षा करना, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो। जैसे डी फॉर डिफेंस, डी फॉर डिफेंस मतलब आपकी जो सैनिकों से संबंधित, ठीक है। ऐसे आप में हर मौलिक करते हुए आप याद कर सकते हो 11। मैंने तो टिक बना रखी है, आज टाइम हो गया वरना पूरी टिक बता देता मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में एक नया कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वह कर्तव्य किससे संबंधित था, तो अभी मैंने बताया शिक्षा से। तो आंसर हो जाएगा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कब जोड़ा गया था आपका, 86 संविधान संशोधन 2003 के अंदर, 11वां, ठीक है। ये तो हमने पीछे कर लिया। देखो ये दूसरे कनेक्टेड है, यदि पिछला आ रहा तो अगला क्वेश्चन आपको आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो हम क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 87 की आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है ये मैं बताना है। मौलिक कर्तव्य गैर न्यायिक है, बिल्कुल गैर न्यायिक है। ये केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं, आपके नागरिकों पर लागू होते हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य राज्य हमसे अपेक्षा करता है कि हम राष्ट्रगान के सम्मान करें, हम राष्ट्रीय गीत को सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, ठीक है। ऐतिहासिक वस्तुओं की रक्षा करें हम, ठीक है। देश की सेवा आग्रह करने पर हम तुरंत देश की सेवा के लिए चले जाए, जैसे मान लीजिए लड़ाई होगी बॉर्डर पर तुरंत चले जाए। तो ये कर्तव्य है अपने, जो कर्तव्य में जो अपना देश है वो हमसे मांगता है, ठीक है। लेकिन आजकल इसका उल्टा होता है, धरने पर बैठ जाते हैं और जो आपकी सार्वजनिक जो चीज़ें हैं जैसे आपकी पुरानी, इन चीज़ों को तोड़ने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन इसका दुष्प्रभाव बहुत पड़ता है, इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए, आप पढ़े लिखे हो, ठीक है। इनका उल्लंघन दंडनीय अपराध है, नहीं, इनका उल्लंघन दंडनीय अपराध नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। जैसे मान लीजिए दंडनीय उल्लेख क्यों, जैसे आप मान लीजिए किसी स्कूल के पास से जा रहे हो, ठीक है। स्कूल में उस टाइम राष्ट्रगान गा रहे हैं, तो राष्ट्रगान गा रहे हैं तो हमारा संविधान ये कहता है, हमारा नीति नेतृत्व तो ये कहता है कि यदि आप किसी भी जगह पर आपका यदि राष्ट्रगान चल रहा है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, उसका सम्मान करना पड़ेगा और उसके लिए आपको 52 सेकंड का होता है ना, तो 52 सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट ये कहता है। लेकिन आप जरूरी थोड़ी आप रुकते हो क्या, राष्ट्रगान चल रहा है तो आप तो चलते रहते हो, निकल जाते हो साइड से, चलो निकलते हैं। तो इसलिए उसको आपको दंडित तो नहीं किया जा सकता, वो आपकी खुद के मन के भाव होनी चाहिए, देश के प्रति आपकी इच्छा होनी चाहिए, देश के प्रति आपका क्या करते हो वो आपको खुद के ऊपर डिपेंड करता है उससे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। इनकी प्रेरणा रूसी संविधान से ली गई, तो हमने बता दिया सोवियत संघ से ली गई है, ठीक है, ठीक है। कब जोड़ा गया था इनको सभी को बता देता हूँ। 42 संविधान संशोधन 1974 में 10 जोड़े गए थे, अभी मैंने पीछे बता दिया है तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। ये देखो वापस आ गया आपकी, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य राष्ट्र की एकता और अखंडता से संबंधित है। देखो राष्ट्र की एकता अखंडता इससे संबंधित कौन सा आपका, तो 3 शब्द आपके, 3 शब्द कौन से में आपके, सी, 3 नंबर पर कौन आता है आपका, सी। मैंने इसे याद कर रखा है ट्रिक पर, तो सी। तो आपका 51 सी के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकता अखंडता और एक और है इसमें, ठीक है। ये 3 शब्द किसमें आपके, सी के अंदर, ठीक है। बी फोर, देखो बी फोर आप याद कर सकते हो बापू, बी फोर क्या याद कर सकते हो, बापू, सॉरी बापू, बापू लिख दिया मैंने, बापू, बापू का मतलब गांधी जी,
तो गांधी जी का मतलब क्या था, गांधी जी जैसे आपके जो क्रांतिकारी नेता थे, अपने जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनको अपने दिल मन में संजोए रखना, संजोकर उनकी अनुपालना करना, ये आपका बी के अंदर। ठीक है। आई के मतलब आई फोन मैंने इसे याद कर रखा है, आई फोन नो। अभी मैंने पीछे बताया था नो मतलब जैसे हमें सार्वजनिक जो चीज़ें हैं, जैसे आपकी मूर्ति वगैरह है, प्राचीन जैसे आपके हैं, इन चीज़ों का आपको नुकसान नहीं पहुंचाना, उनकी रक्षा करनी है, उनका संरक्षण करना है। संरक्षण करने का अधिकार तो आपको, सॉरी, संरक्षण तो कौन करेगा, राज्य करेगा। आपको सिर्फ उनकी रक्षा करनी है, आपको संरक्षण नहीं करना है। ठीक, नुकसान नहीं पहुंचाना है इन चीज़ों का। ये ए फॉर हमने देखा था, इक्वलिटी से संबंधित था, समानता समरसता संबंधित। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 के 11 ये याद कर लेना, पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं हम। देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखो हिंसा न करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखिए, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व स्मारक का संरक्षण, देखो संरक्षण आपका राज्य करेगा। कौन करेगा, राज्य। आपको करने की जरूरत नहीं है संरक्षण, संरक्षण कौन करेगा, आपका राज्य करेगा या केंद्र सरकार करेगी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। देशीय रक्षा, ये आपके 51 डी के अंदर है, 51 के डी के अंदर डिफेंस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण नहीं, आपको क्या करना है, इनका बचाव, इनको बचाना है, इनको नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है, संरक्षण तो राज्य ऑटोमेटिक कर लेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक नीति निर्देशक तत्व की विशेषता नहीं है। नीति निर्देशक तत्व की विशेषता कौन सी नहीं है। देखो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किस अनुच्छेद की बात कर रहा है, अनुच्छेद 37 की बात कर रहा है। किसी का अनुच्छेद 37 की बात कर रहा है। नीति निर्देश तत्व सामूहिक हित पर आधारित नहीं होते हैं। किस पर आधारित नहीं होते, आपके सामूहिक हित पर आधारित होते हैं, इसमें नहीं दे रखा है। तो असंगत कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। बाकी आपका नीति निर्देश तत्व कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नीति निर्देश तत्व बाध्यकारी नहीं होते, बल्कि इन्हें लागू करने के राज्य की इच्छा पर निर्भर है, बिल्कुल राइट। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 नंबर में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। 91 क्या है आपका, देखो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो मुख्यमंत्री करंट की क्वेश्चन आ गई, मंगला पशु बीमा योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 13 दिसंबर 2024 को। 13 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, कहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत, आपकी कायड़ अजमेर से। कायड़, कायड़ कहाँ पर, आपकी अजमेर से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये तो आपका, और इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित कथनों को सत्य कथन। ठीक है, पहला दे रखा में, इस योजना का क्रियान्वयन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाता नहीं। इसका जो क्रियान्वयन है कौन से विभाग द्वारा किया जाता है, पशुपालन विभाग द्वारा, पशुपालक विभाग द्वारा। तो पहला तो गलत हो जाएगा इसका। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी का चयन लॉटरी द्वारा किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, लॉटरी द्वारा चयन किया जाता है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत एक कैटल यूनिट का अधिकतम 40,000 रुपये तक का क्लेम दिए है, बिल्कुल राइट है। इस योजना के लाभार्थी चयन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को क्रमशः 16 व 12%, अनुसूचित जाति को कितना आपका 16, अनुसूचित जनजाति को कितना 12% आरक्षण प्रदान किया गया, बिल्कुल राइट। तो सत्य देखो आपका 2, 3, 4 है। तो आंसर देखो 2, 3, 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था आपका 91 में 2, 3, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला नहीं होगा क्योंकि इसका जो योजना का क्रियान्वयन जो विभाग है वो है आपका पशुपालक विभाग। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। ये देखो आपका मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, जो मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना है, ठीक है, किस संबंध में कथनों पर हमें विचार करना है। तो चलो विचार करते हैं इसमें। इस योजना के अंतर्गत राज्य में के दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों को इलाज हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है, बिल्कुल करवाई जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत केवल राजस्थान के मूल निवासी नहीं, केवल राजस्थान के मूल निवासी नहीं, केवल राजस्थान के मूल निवासी नहीं, यदि राजस्थान में कोई बालक है, ऐसा बालक भी है आपका जो 3 वर्ष से अधिक समय से राजस्थान में रह रहा है, 3 वर्ष से अधिक समय से राजस्थान में रह रहा है कोई बालक, ठीक है, राजस्थान में रह रहा है और उसकी आयु 18 वर्ष से कम, तो वह बच्चा है वो 18 वर्ष तक यदि दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है तो इस योजना का लाभ उठा सकता है यह बच्चा भी।
तो केवल राजस्थान में सम्मिलित नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा, देखो कथन पूछे हैं, तो इसमें कौन सा कथन सही है आपका, तो पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है। तो देखो सत्य पूछा है, सत्य, तो सत्य पूछा है हमें, तो देखो कौन सा आपका पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 93 की। 93 क्या है आपका, देखिए, केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर 125 मेगावाट क्षमता के 3 लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट स्थापित किए गए? वो किया गया आपके गुडा बीकानेर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 94 की। हाल ही में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2023 हेतु प्रियदर्शनी मिश्रा को, कौन सी, किसको, प्रियदर्शनी मिश्रा को उस्ताद हाँ अब देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका संबंध किससे आपका, लोक संगीत से, नाट्य लेखन से, लोक नृत्य से, कठपुतली कला से। तो किससे संबंधित है आपका, यह आपका लोक नाट्य से। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। वही देखो लोक संगीत को भी दिया गया है, लोक संगीत किसको दिया गया है आपका, यूसुफ खां मेवाती को, यूसुफ खां मेवाती को ये दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये आपके अलवर से थे, आपके जिला भी पूछ सकते हैं इनका। और ये किस कौन सा वाद्य बजाते हैं आपके, बफंग, बफंग वाद्य से संबंधित है, ठीक है। यूसुफ खां मेवाती, इनको दिया गया है लोक संगीत के अंदर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। और आपको प्रियदर्शनी मिश्रा को दिया गया नाट्य लेखन में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। देखो ये आपका एक जिला एक योजना प्रोग्राम है, पंचगौरव योजना। इसमें हर जिले से 5 उत्पाद चुने गए ताकि उनमें विकास किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। देखो एक जिला की प्रजाति मतलब कोई पशु हो गया, कोई पक्षी हो गया, ठीक है। प्रजाति आपकी कृषि विभाग के अधीन नहीं है, किसके अधीन आएगा आपका, वन विभाग, सॉरी प्रजाति वन विभाग, हाँ प्रजाति है ना, वन विभाग। इसका नोडल विभाग कौन सा आपका, वन विभाग होगा। एक जिला एक उत्पाद है, उसका आपका उद्योग विभाग, बिल्कुल राइट, उत्पाद तो आपका उद्योग में आएगा। एक जिला एक उपज कृषि विभाग, ये आपका सही है। एक जिला एक पर्यटन स्थल, ये आपका स्वायत्त शासन विभाग के अंदर नहीं आएगा, पर्यटन स्थल है आपका पर्यटन विभाग के अंदर आएगा। और पंचगौरव है तो यहाँ से 5 वस्तुएं चुनी गई थी, तो 5वीं वस्तु कौन सी आपकी, खेल, और खेल आपका खेल विभाग के अंदर ही आएगा। इसका क्रियान्वयन कौन करेगा आपका, खेल विभाग, ये भी याद रखना। तो हमें क्या पूछा, देखो उपरोक्त में से युग्म सही सम्मिलित कौन से, सम्मिलित आपके 1, 2 और 3 है, तो केवल 2 सम्मिलित हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 युग्म सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी इनका बता दिया मैंने सही, 5वां बता दिया खेल। और पंचगौरव योजना इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अभी पीछे भी एग्जामों में 2 बार पूछ चुकी है आरपीसी। आगे का आपका किस्मत है, आपकी भी पूछ सकता है, वापस रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। देखो आपका 96 क्या आता है आपका, देखो उल्लास पोर्टल पर 2022-23 की अवधि में निरीक्षरों का रजिस्ट्रेशन करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, राजस्थान का स्थान है आपका तीसरा। प्रथम किसका है आपका, फर्स्ट आया इस में आपके रजिस्ट्रेशन में, फर्स्ट एमपी का। वहीं बात करें हम राजस्थान की, जो आपकी प्रमाणित है, आपके प्रमाणित साक्षरों की संख्या में राजस्थान का स्थान है दूसरा। कौन सा स्थान है आपका, दूसरा स्थान है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने में तो कौन सा आपका तीसरा, और प्रमाणित साक्षरों की संख्या में कौन सा स्थान है, दूसरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपका करंट से संबंधित पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। हाल ही में गठित 7वीं वित्त आयोग की अवार्ड अवधि है, 7वीं आयोग की अवार्ड अवधि क्या आपका 1 अप्रैल 2025 को शुरू होगा और 31 मार्च 2023 तक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर स्थित फौज सागर, जो आपका फौज सागर जो इंजीनियर फौज ने बनाई थी, आना सागर जो झील है, उसका अतिरिक्त पानी किसमें जाता है आपका, फौज सागर के अंदर जाता है। इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया, तरुण सागर, वरुण सागर, दयानंद सागर या विष्णु सागर, तो वरुण सागर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अजमेर के अंदर है आपकी, अजमेर आ गया ना, ठीक है। फौज सागर इंजीनियर फौज ने बनाई थी, आना सागर का अतिरिक्त पानी फौज सागर के अंदर जाता है। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बचने के लिए आपकी झील बनाई गई थी। 2 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन।
ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98 हो गया। 99 देखिए, अल्बानिया में आयोजित अंडर-23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? वो जीता आपकी मोनिका शिवराणा ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा की किस कृति के लिए मुकुट मणिराज को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? वो गया है आपके गांव और अम्बा के लिए। ये इसके आपकी मुकुट मणिराज है, इसकी रचना है आपकी, जो पुरस्कार दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का, वो दिए गए गांव और अम्बा को। 2023 का दिया गया था आपका पणक्ति पीर पीड़ित 2023 में। और इसके कौन आपके लेखक? गजेंद्र सिंह राजपुरोहित। गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को दिया गया था 2023 का। ये आपका मैंने टेस्ट 6 कंप्लीट हो चुका है और आज बिना स्पीकर के आपको पढ़ाया। पता नहीं आवाज़ कैसे आएगी, क्योंकि कल से लाइट ही नहीं आई तो चार्ज ही नहीं लगाया था उसको, तो डिस था। सच कहने में क्या बुराई है, ठीक है। आपको समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। वैसे समझाने के प्रयास किया गया। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है ना, पॉलिटिकल के थोड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, वरना इनको समझाने में और अच्छा मजा आता है। और इनसे जो क्वेश्चन है ना, जो ये क्वेश्चन है ये आपके सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आजकल लैंग्वेज टफ आ रही है, और ये सभी क्वेश्चन आपके पूछेंगे। जो प्रत्येक लाइन थी वो सभी लाइन, कुछ क्वेश्चनों को छोड़ दीजिए, 10-15 क्वेश्चनों को, बाकी आपके लगभग क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप कोई भी बुक जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है, चाहे दिशा उठा सकते हैं आपकी, दिशा के अलावा कोई भी जैसे नाथ पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक निकालते हैं वो उठा सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पूरे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे एनालिसिस करो, टेस्ट को इस प्रकार से एनालिसिस करो कि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे आप पेपर निकालो तो पेपर में ये सोचो कि एग्जामिनर ने ये कैसे बनाया, ये क्वेश्चन किस हिसाब से बनाया और आगे किस हिसाब से बना सकता है। यदि ये आप पकड़ लेते हो ना, तो आपके लिए कोई भी एग्जाम कोई बड़ी हुई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये आप खुद को पकड़ना पड़ेगा। जब बुक पढ़ोगे ना, तब ये नोट्स से आपके एग्जाम के लिए हेल्प करते हैं। सिलेक्शन के लिए आपको बुक पकड़नी पड़ेगी, एक सत्य है। और सत्य ये आपका कड़वा सत्य है कि बुक के बिना सिलेक्शन नहीं होगा और नोट्स के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। और ये आपका माइनर टेस्ट 6 कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी कमी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और आप ये बहुत कुछ सुधार करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। अभी मैंने सब कुछ सेटअप करना है पोस्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के बाद, फिर आराम से हम एजुकेट चीज़ों करेंगे, आराम से लिखावट भी अच्छी मिलेगी आपको, और इसके साथ साथ आपको इसकी PDF भी मिलेगी, ठीक है। तो और 5-7 दिन के बाद फिर आप करते हैं आराम से, अच्छे से तैयारी करते हैं, शानदार तरीके से तैयारी करते हैं, ठीक है। और इस बार सितंबर अपना होगा, ठीक है। ये सोच के चलना है आपको कि सितंबर अपना होना चाहिए। इसके साथ इस क्लास को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।